मैग्नेट के क्षेत्र में एक चीज़ देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या चीज़? मैग्नेट के चारों ओर मान लिया कि कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट के एन और एस ध्रुव होता है। ये दोनों ध्रुव एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते। तो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर खींचता है, तो कैसे खींचता है? तो होता कि एक अदृश्य रेखा एन से निकलती है और एस में समाती है, और मैग्नेट के अंदर एस से जाकर एन में समाता है। ये असंख्य होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ये रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। तो मैग्नेट के चारों इसी रेखाओं का जाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह से बहुत सी एक दूसरे के ये नहीं काटने वाली रेखा निकलती है, और इन्हीं रेखाओं के कारण इसका अपना प्रभाव होता है, ये अपना क्षेत्र होता है। ठीक है। जिस प्रकार से शेर जंगल में अपने गंध को एक निश्चित सीमा तक बिखेर देता है, तो वो अपना क्षेत्र बनाता है, उसी तरह से मैग्नेट किसी स्थान पर रखा रहता है तो यह अपना क्षेत्र क्रिएट करता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, जहाँ तक वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी की ओर खींचता है। इस मैग्नेटिक क्षेत्र को समझ गए। अब है क्या कि एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक एन पोल। एकांक एन पोल मतलब एक स्ट्रेंथ वाला, एक स्ट्रेंथ का जो पोल है, उस क्षेत्र में जितना बल लगाता है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। टर्म आया क्या यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड, FIELD, फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब है, जब ये मान लिया कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वही एकांक उत्तरी ध्रुव अपने पथ को जो निर्माण करता है, वही पथ क्या कहलाता है? लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही बन गया। अब इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में, इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वो इस लाइन ऑफ फोर्स को अधिकतम अपने से गुजरने के लिए अलाउ करता है, वो सुगम पाथ बनाता है, और ये रेखाएं उस सुगम पथ से गुजरती हैं। तो क्या होता है, मान ले कि ये हम देख रहे हैं कि 5 लाइन ऑफ फोर्स को मैंने लिया जो कि इतना क्षेत्र से गुजरा। अब यही 5 लाइन ऑफ फोर्स जो है इसमें इतना क्षेत्र से गुजर रहा था, यहाँ पर इंटेंसिटी इसका बढ़ गया प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर इसका जितना कैपेबिलिटी अधिक से अधिक अपने से हो करके रेखाओं को गुजरने देता है, उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब और इसकी ये प्रॉपर्टी जो होती है ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, चुंबकीय सुग्राह्यता। यह कितना अच्छा से सुगम पथ बनाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी हम लोग समझ गए। मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ये क्या है? एम्पियर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर एम्पियर आया मैग्नेटिक क्षेत्र में, एम्पियर तो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में है। तो एक चीज़ जान लीजिए, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के बीच बहुत ही अन्योनाश्रय क्रिया है, बहुत ही म्यूचुअली रिलेशन है, दोनों के बीच बहुत गाढ़ी रिलेशन है। तो इस तरह से अब चले आते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड और ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर मैथमेटिकली, वहाँ पर लिटरेचर के रूप में इसको हम ससेप्टिबिलिटी को देखे थे, यहाँ पर हम लोग गणितीय रूप में इसको देखेंगे। तो हाउ मच द ए मैग्नेटिक material is magnetized when it is placed in the magnetic field। मतलब अपने अंदर जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कोई भी मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल अपने चुंबकत्व के गुण को ग्रहण करता है। मैग्नेटिक मटेरियल से चुंबक बनाया जाता है, अब हम जानते हैं, लोहा, कोबाल्ट, निकेल या उसके एलॉय से। तो वो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें प्रेरण क्षमता कितनी आती है, वो कितना तीव्रता का मैग्नेट को बनाता है, वह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, उसको एम से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं कोई बुक में उसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच से डिनोट करता है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा एम से डिनोट किया गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट और ये वॉल्यूम ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और अगर किसी पोल का, मान लिया कि ये मैग्नेट है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, तो इसका वॉल्यूम जो है v है और इसका पोल स्ट्रेंथ m है। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ गुना इसकी लंबाई l से गुना कर देंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, इसी को कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज द ससेप्टिबिलिटी। अब मेन चीज़ पर आते हैं जो हम लोग के सिलेबस में है, अप्लाइड साइंस फिजिक्स में 2 में दिया गया है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ग्रुप 1 के लिए सेकेंड सेमेस्टर में होगा, ग्रुप 2 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यहाँ पारामैग्नेटिज्म है। तो इसमें क्या है, पारामैग्नेटिज्म में हम देखेंगे कि जब ससेप्टिबिलिटी कम हो उस मटेरियल को, तो उसको पारामैग्नेटिज्म कहते हैं। मतलब यह जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें कम चुंबकत्व का गुण आता है। When it is placed in the magnetic field, it has ability to acquire minimum magnetic behavior। जैसे अल्युमिनियम हुआ, ठीक है, फिर क्रोमियम हुआ, फिर क्रोमियम ऑक्साइड हुआ, फिर मैग्नीज सल्फेट हुआ,
टिटानियम हुआ, मोलिब्डेनम, ये सब जो है पैरामैग्नेटिक ये में आता है। इसी को थोड़ा सा हम अच्छी तरह से विस्तार रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, ये सब क्रोमियम का जो है दिया गया है उदाहरण, देख लीजिएगा। अब चलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो मैग्नेट का गुण रखबे न करता है, सीधे उसका विरोध करता है, उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसमें ससेप्टिबिलिटी का मान जो यहाँ पर है वह नेगेटिव होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेगेटिव होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं। यहाँ पर कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, कॉपर हुआ, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, लोहा हुआ, Hg मरकरी हुआ, सिलिकॉन हुआ, Ag चांदी हुआ, NaCl, Zn, ठीक है। तो ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब उदाहरण लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि ये ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसमें ये गुण अपनाने का बहुत, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो मान ले कि जो पढ़ाए एक विद्यार्थी जो 100% उसको ग्रहण कर लिया, उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। इंटेंसिटी ऑफ गेनिंग द स्किल ऑफ लर्निंग ज़्यादा है, ठीक है। और एक है जिसका कंसंट्रेशन कम है, तो उसका हम क्या देखते हैं कि वो कम प्राप्त करता है ज्ञान को। उसी तरह सोच की रोशनी सबको समान रूप से पड़ती है, लेकिन किसी में ज़्यादा विकास होता है, किसी में कम विकास होता है। तो ये ग्राह्य क्षमता पर आधारित है कि उसकी ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या है। तो इस प्रकार से जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है, चुंबकीय सुग्राह्यता बहुत ज़्यादा है, तो उसी को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे यहाँ पर चला आया ये लोहा, कोबाल्ट, निकेल या इसके एलॉय जो होते हैं, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए, हम एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर अगर लेते हैं तो उसको कहते हैं एक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन? ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड को उसके परमिएबिलिटी म्यू से गुना करते हैं, तो क्या होता है, इंडक्शन होता है। नाम दिया गया है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको एक लाइन ऑफ फोर्स से हम दर्शाते हैं, ठीक है, व्यवहारिक तौर से। अब
है क्या कि एक बिंदु से एक रेखा, दूसरी बिंदु से फिर दूसरी रेखा, तीसरी बिंदु से तीसरी रेखा, और ये क्षेत्र, कोई क्षेत्र को लेते हैं तो क्या होता है, कोई क्षेत्र बिंदुओं का समूह होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो अब है क्या, तो उसमें कितना बिंदु हुआ, यानी अगर क्षेत्रफल उसका ds है तो बिंदु की संख्या इतना हो गया। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक इंडक्शन गुना क्षेत्रफल मतलब बराबर संपूर्ण मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी को कहते हैं टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। यही यहाँ पर दिया गया है। अब है क्या कि देखिए कोई क्षेत्र इस तरह से है, ठीक है, और इसमें ये चुंबक है, तो बल रेखाएं हमेशा वो बल रेखाएं लेते हैं जो क्षेत्र के अभिलंब हो। अगर मान ले कि ऐसी परिस्थिति में जो है क्षेत्र के अभिलंब नहीं है, तो अभिलंब खींच करके, ये अभिलंब मान लिया, ये अगर थीटा कोण है तो इस बी को, मैग्नेटिक इंडक्शन को इस क्षेत्र में लेते हैं, इसकी ओर लेते हैं, तो ये क्या होता है, बी कॉस थीटा, इसका प्रभाव। और दूसरा जो इसके क्षेत्र के समानांतर चला गया, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा को नेग्लेक्ट करते हैं, बी कॉस थीटा को अपनाते हैं। अब इस क्षेत्र का एरिया ds है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ds गुना बी कॉस थीटा हुआ। और इस तरह से यहाँ पर जो है, अगर इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो बी वेक्टर ds ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ds क्षेत्रफल जो है बहुत छोटी क्षेत्रफल के लिए ये क्या हो जाता है कि ये वेक्टर के रूप में अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द एरिया इनक्लोज्ड इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, अब चले आते हैं इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां इंडक्शन वो बी के रूप में भी लिए थे, ठीक है। अब यहां पर इंडक्शन कैसे होता है, हिंदी में इंडक्शन को प्रेरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सब मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी ये फ्लक्स को, मतलब अगर फ्लक्स वेरी करावें, समझे ना, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रखें, उसको चेंज करावें, तो यही परिवर्तन, यही चेंज, यही बदलाव किसी कुंडली से, ये तार से बना हुआ कुंडली है, दो छोर होता है, एक छोर यहाँ है ना, और एक छोर यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, तो दो छोर ए और बी है। तो हम क्या, फ्लक्स जो है यह परिवर्तनशील हो, ये कुंडली हो चाहे कोई भी मैग्नेटिक पीस हो, उसमें भी हो सकता है, गुड कंडक्टर का ये पीस हो, उसमें भी होता है। तो इसमें देखिए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जन्म देता है।
अब यही एक रास्ता है कि मैग्नेट के बिहेवियर को इलेक्ट्रिकल के बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जनरेटर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमता है या कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तन होता है तो विद्युत की धारा हमें मिलती है। वो विद्युत की धारा इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, फैराडे ने उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नियम के रूप में दे दिया, अपनाया। सबसे पहले फैराडेज का ही स्टेटमेंट आया तो फैराडेज लॉ कहते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ induced EMF is directly proportional to the rate of change in flux through the coil। उस कॉइल से होकर के जितना फ्लक्स परिवर्तन की दर होता है, उस कॉइल में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो समानुपाती होती है। ई एम एफ, ठीक है, जितना ही अधिक होगा परिवर्तन उतना ही इसका मान अधिक होता है। ई एम एफ समानुपाती d∅/dt। यहाँ हालांकि दिया हुआ है, देखिए अब है कि समानुपाती की चिन्ह को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शन कांस्टेंट देते हैं, और जब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो इसका मान 1 होता है। यानी ऐसी परिस्थिति में ये E बराबर d∅/dt डायरेक्ट चला है। ठीक है, अब हम चलेंगे लॉरेंज लॉ। लॉरेंज फोर्स क्या है, जब चार्ज रुकी हुई रहती है तो वही लॉरेंज फोर्स जो होता है वह क्या होता है, QE आवेश, और वह किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड E में जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स, ये हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, ये फोर्स लगता है। लेकिन जब वही चार्ज गतिशील पकड़ लेती है, मान लिया कि चार्ज Q है, उसकी वेलोसिटी V है, और वो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है। यहाँ देखिए कभी कभी हम इंडक्शन भी बोल देते हैं, कभी कभी फील्ड बोल देते हैं। वास्तव में क्या है, यह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये फील्ड है, तो जहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड भी बोले तो यहाँ पर इंडक्शन ही ज़्यादा कारगर रहेगा समझ में। तो जब Q आवेश V वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में गतिशील होता है, तब क्या होता है, उस पर लगने वाला बल जो है वह Q V B लगता है। अगर इसी दिशा पर ध्यान देंगे तो क्या होता है, यह बल जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के समानांतर होता है। यह बल जो है V और B को मिलाने वाले तल, मान लें कि इधर वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में B है, तो ये एक तल का निर्माण किया। तो इस तल के अभिलंब एकांक सदिश, यानी ऐसी परिस्थिति में हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या चला आएगा, मतलब क्यू भी मेन चीज़ वेलोसिटी का, यहाँ पर फिर बी, ये तो ये इतना फोर्स लगता है। और इस तरह से कुल मिला के लॉरेंज फोर्स कितना हुआ, टोटल लॉरेंज फोर्स दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जोड़ करके हम लोग इतना लिखते हैं। तो इस प्रकार से लॉरेंज फोर्स को हम जान गए। अब केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं रहे, केवल मैग्नेटिक फील्ड रहे। जब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी आई एल, इसको याद रखिएगा, बी आई एल, बिल। ठीक है, अब चले आते हैं, हम लोगों ने फोर्स को देखा कि कितना फोर्स लगता है, बी आई एल फोर्स लगता है। तो अब देखेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल पर किस तरह से वो फोर्स काम करेगा, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, चलिए यहाँ पर तो बनाया हुआ है, उसी को हम फिर से बड़ा बना करके दिखाते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, समझे ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, दो छोर है, एक छोर ये है, एक छोर ये है। अब इससे होकर के धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा इस तरह से प्रवाहित होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही है। तो देखिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से हम क्या जानते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर करंट हो, ये करंट है, ये करंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के अभिलंब उस पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर अभिलंब रूप से फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम दिशा को दर्शाए हुए हैं, अगर इधर और ये, तो फोर्स यहाँ पर नीचे की ओर लगेगा, और ये डायरेक्शन करंट का है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का है, ये है, ठीक है, इसके विपरीत ये ऊपर की ओर लगेगा। तो विपरीत दिशा में दो फोर्स एक दूसरे के समानांतर लगता है, और इस पर नहीं लगेगा। इस पर क्यों नहीं लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक ही दिशा में हो जाता है, तो इसमें तल नहीं बना करके रेखा बनाता है, ठीक है, इसमें भी वही केस है। तो केवल ये दोनों साइड पर विपरीत दिशा में समानांतर बल लगता है, जो इसमें आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो आघूर्ण कितना होता है, बल गुना बल बाहु, ये बल इतना है, अब बल बाहु ये एल है, ये एल तो लंबाई है, यहाँ पर दिया गया बल बाहु, इसमें इसके चारों ओर घुमाता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं। तो बल आघूर्ण का मान कितना हो जाता है इसके चारों ओर घुमाने पर। तो देखिए इसी पिक्चर को बड़ा बना करके दिखाते हैं। ये रही कॉइल, इस पर नीचे की ओर बल लगता है, इसको नेगेटिव से दिखाते हैं, इस पर ऊपर की ओर बल लगता है, इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक है। बल का मान यहाँ पर भी F है, जो BIL है, बल का मान इसमें भी वही है, केवल ऊपर की ओर लगता है। और तब क्या होता है, इसका बल बाहु लांबिक दूरी जो है इसके अबाउट में ये घूमती है। तो यहाँ पर क्या है, घूमने की दिशा ये है, समझे ना, ये चूँकि नीचे की ओर बल लगता है और ये ऊपर की ओर बल लगता है, तो घूमने, तो इस तरह से आघूर्ण। तो यहाँ पर इस चौड़ाई अगर x है, ये मान ले कि x चौड़ाई की है, तो इस पर BIL गुना x/2, और इस पर भी उतना ही बल आघूर्ण लगेगा। कितना, तो बल आघूर्ण को लिख रहे हैं कितना, बल गुना लांबिक दूरी इतना, और दूसरा बल वही है, लांबिक दूरी भी वही है। तो इस प्रकार से Fx हो गया। F का मान कितना था, BIL, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो टोटल हो गया BILX, और L लंबाई है, X जो है चौड़ाई है, तो एरिया हो गया। तो टोटल टॉर्क कितना लगा, इसको एरिया कह देंगे, तो AIB, ठीक है। तो ये जो हो गया टॉर्क हो गया। इसी टॉर्क से वह
घूमने लगता है। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसी मैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। उसमें भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। ठीक है। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर देखिए एक बेलन पर बनाया गया है कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। और जब धारा, जितना अधिक धारा बहाते हैं उतना अधिक टॉर्क उत्पन्न होता है। काहे, ये क्षेत्रफल गुना आई गुना बी जो है वह टॉर्क का मान होता है। तो धारा का मान जितना ही अधिक होगा टॉर्क उतना ही उत्पन्न होता है। ठीक है। और टॉर्क जितना उत्पन्न होगा, इस कॉइल में डिफ्लेक्शन उतना ही अधिक होगा, और डिफ्लेक्शन जितना अधिक होगा उसको पॉइंटर पर हम नोट कर लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करता है हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। तो थीटा जो है मतलब विक्षेपण धारा के समानुपाती होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर एक उपकरण बनाया गया है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए N और S ध्रुव को आमने सामने रखते हैं, और थोड़ा सा उसको क्या रखते हैं कि जो फेसिंग सतह है उसको कर्व रखते हैं। ये N पोल है, ये S पोल है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, ये परपेंडिकुलर निकलेगा, और इसमें भी परपेंडिकुलर जाएगा। तो इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल रहता है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक ये बेलनाकार आकृति को लेते हैं, अब उसमें तार को लपेटते हैं। ये गया तार, ये गया तार, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, इस तरह से बेलनाकार पर लपेट देते। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाता है। ठीक है। ये आर्मेचर कहलाता है। और ये आर्मेचर जो है वह जब करंट इसमें प्रवाहित करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें रहता है, ये आर्मेचर, तब क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए या तो उसको सस्पेंडेड बनाते हैं या तो पाइवोटेड बनाते हैं, जो कि फ्रीली मूव कर सकता है अपने एक्सिस पर। ठीक है। तो ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन की बात, कि अब देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोग साथ ही साथ देख चुके हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन होता है और कैसे डिफ्लेक्शन होता है और कितना बल लगता है, ये हम लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इस तरह से टॉर्क समानुपाती होती है थीटा के, है ना। और यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो के लाते हैं। तो के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब सबका मान बैठा दिया, यहाँ पर टॉर्क का मान बैठाया, इसका मान क्या ये बैठा दिया, तो यहाँ पर ये फार्मूला निकल गया। तो आई समानुपाती हो गया थीटा के। ठीक। और इस तरह से डिफ्लेक्शन को नाप करके हम गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा का मान को नाप लेते हैं। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है इस गैल्वेनोमीटर का, कि यह बहुत ही सेंसिटिव होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह मतलब जो स्टे मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको
इजीली रूप से उस पर व्यवहार विचार नहीं करता कि ठीक है, उसको ये जाने देता है। अब है क्या कि टॉर्क वेट रेशियो जो है इसका अधिक होता है, अधिक डिफ्लेक्शन देता है, और ये विद्युत धारा और दिशा नापने की इसमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिलेटिव बहुत ज़्यादा होता है। अब डिसएडवांटेज को देखते हैं कि इट इज यूज टू मेजर द डायरेक्ट करंट। तो ये केवल डायरेक्ट करंट मापने में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको मिस हैंडल नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें कॉइल टूट जाएगा, समझे ना, तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा, बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये संपूर्ण चीज़ हम लोग देख चुके हैं गैल्वेनोमीटर में देते हैं।